तो द नेक्स्ट टॉपिक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग विद आवर प्रीवियस लेक्चर, जो हमने सबसे पहले छोड़ा था, सेल फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम सेल के जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब वो कंपोनेंट्स जो सेल का काम करते हैं, काम ये भी करते हैं बट ये इनके स्ट्रक्चर बनाने के कोई काम में नहीं आते। ये बेसिकली सारे वो हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। किससे दिखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अब इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के फाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वी बिगिन विद ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाते हैं वो ऑर्गेनेल्स जो सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, मतलब रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, सेल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं। वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हम जो और एक दो ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम अलग से देखेंगे, वो आ जाते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स लाइक साइटोस्केलेटन, वेसिकल्स। ये कि हर सेल्स में होना ज़रूरी नहीं है। पैरोक्सिसोम्स, बस इनके सिर्फ नाम याद रखें तो इम्पॉर्टेंट है, एल्जिता कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी मिस हो गई थी, वो थी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एपरेटस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद ईच ऑर्गेनल फर्स्ट। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। हम बचपन से एक ही चीज़ जो हमें बायोलॉजी में, तुम किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछो या नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछो, एक चीज़ जो सबको पता होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या है? जहाँ पे सेल की जो भी पावर है वो जेनरेट होती है। अब होता क्या है कि सेल में हमारे पास में है फूड सेल का फूड क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी तभी तो सारे काम होंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज से एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी। तो ग्लूकोज से जब एनर्जी बनेगी तो सारे काम होंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है, ये एनर्जी या तो साइटोप्लाज्म में बन सकती है या माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। साइटोप्लाज्म में जो बनती है वो होती है एनारोबिक, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, कम एनर्जी बनती है। ये होती है एरोबिक, इसमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और इसमें ज़्यादा एनर्जी बनती है। तो अब जब हम यूँ देखते हैं कि एक सेल है जिसके अंदर एक ऑर्गेनेल है जो एनर्जी बनाता है, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जब इस पर अच्छे से अध्ययन किया और पता किया कि माइटोकॉन्ड्रिया चीज़ क्या है, तो वहाँ पे पता चला कि ये सेल और ये मान के चलो एक बार के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। अब क्या होता है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का न्यूक्लियस, यहाँ पे इसकी जो भी एनर्जी वगैरह बनती थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा कि आज से बहुत लाखों करोड़ों साल पहले दो सेल्स रही होगी,
एक सेल जो एनर्जी बनाने में बहुत माहिर थी पर उसके पास बाकी चीज़ें नहीं थी, तो उसने दूसरी सेल का सहारा लिया कि हम साथ में मिलके काम करेंगे। हमने दूसरी सेल का सहारा लिया कि तुम मुझे जगह दो, मैं अपना सामान बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये डॉक्टर है, इसने बोला कि मेरे पास में अपना क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं है, तो उसने अपना हॉस्पिटल की बिल्डिंग दी, ये अपना सारे पेशेंट वेशेंट और ये सब स्किल्स लेके आया। तो एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया आया जिसके अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस, खुद का डीएनए वगैरह सब होता है। अब जैसे 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 समय बढ़ता गया, वैसे वैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया पे जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक तो न्यूक्लियस का हो गया, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए अभी भी है। इसीलिए तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज होता है और एटीपी या एनर्जी बनने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, समझ आया अभी यहाँ तक? ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है जिसका काम एनर्जी बनाना है, पावर ऑफ द सेल है। एरोबिक ऑक्सीजन बनाता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा एनर्जी बनती है। अब जब ढंग से हमने देखा तो पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। अब ये डीएनए होता है तो हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक अलग सेल होती थी जो साइटोस्केलेटल सपोर्ट के लिए इसमें आ गई, नॉर्मल जो सेल है उसके साथ मिलकर काम करने लगी और अब उसी सेल का पार्ट बन गई। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि खुद का डीएनए होता है तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो अब ये ट्रांसफ़र कैसे होती है अब मुझे नहीं पता है कितना काम का है, बट ये जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मेल फीमेल, मेल स्पर्म नो माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। फीमेल में जो ओवम होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बेसिकली फीमेल से माइटोकॉन्ड्रिया और फिर प्रोजेनी यानी कि जो प्रजनन के आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसको ट्रांसफ़र होगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज हमेशा फीमेल टू किड ट्रांसफ़र होगी, यानी कि ओनली इनहेरिटेड बाय मदर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे मान के चलो मदर और फादर, दिस इज़ मेल दिस इज़ फीमेल, अगर ये डैमेज है तो बच्चे नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर ये डैमेज है तो बच्चे अब नॉर्मल होंगे, क्योंकि इसका पूरा डीएनए ट्रांसफ़र होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एज इट इज़। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो अपन सेल डिवीज़न अगर पढ़ेंगे, वैसे तो इसमें नहीं है तुम्हारे, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जो थी वो देख ली। फिर उसके बाद में हम आते हैं पहले राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स का क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटीन का जो भी सारा सिग्नल है वो डीएनए से बनता है आरएनए में दो तरह का होता है, mRNA, snRNA, सिंथेसिस आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, बहुत तरह के आरएनए होते हैं। तो जो आरएनए है वो जाएगा न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये mRNA। अब ये क्या होगा, ये आरएनए ट्रांसफ़र होकर यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आ गया। अब बाहर इसको मिलेगा राइबोसोम, तो ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम इस mRNA पे राइबोसोम इस आरएनए पे आएगा और उसके बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। वो कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि यहाँ पे जो बहुत सारे अपने अमीनो एसिड्स हैं, इसका जो कोडोन है, फिर एक जाता है ट्रांसफ़र आरएनए, एक टीआरएनए होता है, वो जाता है उस अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, पीछे चिपका देता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन होता है। तो उससे प्रोटीन बनेगा। तो बेसिकली आपका जो
राइबोसोम है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये राइबोसोम थे, इसने प्रोटीन बना दिया, बात खत्म। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 50S और 30S, और एक होता है 50S और 30S RNA ह्यूमंस में। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज़ एंडो। तुम लोग बोलोगे कि सर आप इतना बीच में हैफाजार्डस क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं जब कोई चीज़ बताता हूँ तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आती है तुम्हें बताने के लिए कि जब 50S और 30S RNA आते हैं तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन सी एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करती है, लेकिन वो फिर अभी अपने काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, वो भी आगे हम जब पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो उनमें आएगा, पर अभी के लिए जो हमें एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ना है उसमें यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम्स हो गए, स्मॉल राउंड सर्कुलर और होता है 50S, दो तरह का, तो 50S और 30S प्रोटीन बनाने के काम में आता है। राइबोसोम RNA से कनेक्ट होता है, RNA से फिर उसके बाद में अमीनो एसिड्स आके जुड़ते हैं और वो प्रोटीन बन जाते हैं। अब आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, मॉडिफाई करना। तभी कोई बोलेगा कि सर प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम का था, तो बस वही, राइबोसोम एक फैक्ट्री है, वर्कर है जिसको काम करने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए होती है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री है। प्रोटीन बनाना, प्रोटीन मॉडिफाई करना और प्रोटीन को पैक करना। एक मिनट, डू आई पॉज दिस? ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि एक इस तरीके का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं बहुत सारे तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम नहीं होते उस पार्ट को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। एक ही ऑर्गेनेल की जब हम बात करें मतलब सेल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, तो एक ही ऑर्गेनेल के दो पार्ट होते हैं। अब इसके काम क्या है? उसका काम था प्रोटीन बनाना, इसका काम है मेनली लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन बनाना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है सेल के अंदर कैल्शियम स्टोरेज। जब अपन कार्डियक फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है सेल का, तो उसमें होता है कैल्शियम रिलीज़। तो वहाँ पे एक रिसेप्टर आता है सरका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिसेप्टर, उस पर काम करती है बहुत सारी दवाइयाँ आपने, ठीक है। तो वो अपन जब आगे आएगा तब पढ़ेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन बनाना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, कैल्शियम स्टोरेज करना। अब इसकी लोकेशन ऐसे देखा जाए, जैसे जो लिवर सेल्स हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ गए? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे और जो ऑर्गेनल्स बच जाते हैं, एक बचता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का बेसिकली कुछ काम नहीं होता, ये मार्केटिंग फैक्ट्री है। चीज़ें बन के आ गई, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना दिया। अब इस प्रोटीन को पैक करना, उसका मॉडिफिकेशन करना, उसको क्या बोलते हैं, किसी तरह का उससे स्पेशल एंजाइम बनाना, ये सब गोल्गी एपरेटस का काम है। और गोल्गी एपरेटस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम या फिर लाइसोसोम्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर एक सेल के अंदर सेम वही कहानी, छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनको लाइसोसोम्स बोलते हैं।
जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सेल लाइसिस और इंसुलिन दे दें अपन 406 से है ये 406 है 406 से 486 8 यूनिट इंसुलिन दे दो। 8 दे दें अपन ने 9 बजे दी थी टैबलेट कोई दिक्कत नहीं, 8 8 दे दें। सेल लाइसिस, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें कराने का काम होता है। तो और जैसे ये है, ये लाइसोसोम हो गया, इसके अंदर सिक्रीशंस हैं, ये आए बाहर आए, ये लाइसोसोम यहाँ से बाहर आ गया। ये सिक्रीशंस जो है ये लाइसोसोम के अंदर रहते हैं और वहाँ जाके आप बाहर जाके वो फट जाते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा नाम आम भाषा में इसको बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस को, पोस्टमैन ऑफ सेल। कि सेल बनी, सेल के अंदर जो भी सामान वामान बना, कुछ चीज़ बाहर भेजनी है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे एंजाइम्स हो या कुछ और हो, तो उसको उठा के बाहर भेजने का काम लाइसोजाइम के थ्रू होता है, जो कि गोल्गी बॉडी से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जिनका नाम बस याद होना चाहिए, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोमियर या फिर सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन। पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, H2O2 को तोड़ते हैं, H2O + O2। एक बढ़िया जोक सुनाता हूँ। मैं और मेरा दोस्त गए थे पानी एक कैफ़े में। अब कैफ़े का नाम लिखा था फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री कैफ़े, PNC कैफ़े था। तो मैं गया, वहाँ जाके मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू हैव H2O। तो उसने मेरे को ला के दिया पानी। फिर उसने बोला आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव, तो उसने बोला आई विल ऑल्सो हैव H2O2। इंग्लिश में अपन बोलते हैं कि मुझे भी ये चाहिए, तो हम बोलते हैं हमें भी ये चाहिए, तो उसका आगे TOO2 लगा देते हैं। तो उसने बोला आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव H2O2। तो उसने उसको H2O2 ला दिया, फिर उसने उसको पिया, फिर वो रोया। बस ये एक कहानी थी। तो द वेटर सेड हैप्पी H2O2 टू यू टू। इसीलिए तो पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, जो H2O2 होता है उसको डिग्रेड करते हैं H2O और O2 में। ये सेल का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है। अब ये बोलोगे सर सेल में H2O आया कहाँ से? जो भी तुम कचरा खाते हो या जो भी शरीर में जहर होता है, वो किसी न किसी तरह के रेडिकल इंजरी कराता है। रेडिकल इंजरी क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। O- इज़ वेरी डेंजरस, O-2 इज़ गुड थिंग, ओनली -1 इज़ वेरी डेंजरस। तो ये H2O के साथ जुड़ के H2O2 बना लेता है, ऐसे कुछ इतनी अब केमिस्ट्री भूल गया मैं, तो ये H2O2 बना लेते हैं, दैट कॉजेज डैमेज। तो पेरोक्सिसोम क्या है, H2O2 को तोड़ता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है। सेंट्रोमियर और ये सब सेल डिवीजन के काम में आते हैं। और साइटोस्केलेटन, जैसे ये सेल है, अब ये पिचक ना जाए तो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स ऐसे बनती है सेल के अंदर, मतलब उसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाने में, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, समझ गए? चलो बढ़िया। तो हमने सारे सेल्स के ऑर्गेनल्स देख लिए। एक बार बेसिक बहुत फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP बनाता है, एनर्जी बनाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिजीजेज होती है, जो कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, समझ। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं पहले राइबोसोम देख लो। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, mRNA, tRNA, इन सब से मिलके snRNA। अब ये जुड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, तो ये बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम प्रोटीन बनाना होता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम फैट या फिर लिपिड सिंथेसिस होता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाना होता है।
स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, पढ़े थे अपन ने एंडोक्राइन पैथोलॉजी में। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, ये सब डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है बॉडी को, और कैल्शियम स्टोरेज। जो हमने कार्डियक फिजियोलॉजी में पढ़ा था सर का, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइसोसोम्स, ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर केमिकल भरे होते हैं, जो कि सेल लाइसिस यानी सेल को ख़त्म करने और डाइजेशन के काम में आते हैं। गोल्गी बॉडी कुछ नहीं है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है, उनका पैकेजिंग होती है, जहाँ पे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर कोई भी जो सिक्रीशन है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसलिए गोल्गी बॉडी को पोस्टमैन ऑफ सेल भी बोलते हैं। पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है, सेंट्रियोल्स आपके डिवीजन के लिए, ठीक है। गॉट इट? चलो बढ़िया। अब हमने सेल के ऑर्गेनल्स देख लिए, अब हमें देखना है कुछ स्पेशल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे पास में थाउजेंड्स मिलियंस टाइप की सेल्स है, हम उनमें से पढ़ेंगे 10 to 15 टाइप्स ओनली। सबसे पहले आती है ब्लड सेल्स, आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ओनली सेल्स इन ह्यूमन बॉडी विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग का काम होता है, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन करती है। फिर आती है WBCs या फिर यूँ बोले लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी ये सेल्स होती है। इनका काम होता है इम्यूनिटी बनाने का। फिर आ जाती है हमारे पास में मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स को आम भाषा में बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्लॉटिंग का काम होता है इनके अंदर। दे हैव वेरी बिग नंबर ऑफ वेसिकल्स, यानी कि इनके अंदर लाइसोसोम्स का अमाउंट बहुत होता है। ये सिक्रीशन करने के काम में आते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ करती है। मेगा कैरियोसाइट्स हो गई। फिर हम बात करते हैं सबसे स्पेशल या सबसे लंबी सेल्स, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी यानी कि न्यूरॉन। एक सेल, ये न्यूक्लियस, ये उसके चारों तरफ स्ट्रक्चर होते हैं डेंड्राइट, और ये बहुत लंबी, और फिर एक्सॉन्स 1 मीटर लंबी हो सकती है, बहुत लंबी होती है, पर इतनी पतली होती है कि दिखती नहीं है। इसलिए जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक नर्व बनाते हैं। फिर जब बहुत सारी नर्व्स इकट्ठा हो जाती है तो वो एक ट्रैक्ट बनाते हैं। छोड़ो इसको, रहने दो, पर ये बस उनका क्लासिफिकेशन है। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी न्यूरॉन्स हो गई। फिर उसके बाद में आ जाते हैं मायोसाइट्स, यानी कि मसल सेल्स। मसल सेल्स हमारे पास में हो सकती है, स्मूथ मसल हो सकती है, स्केलेटल मसल हो सकती है, कार्डियक मसल्स हो सकती है। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे CPU होते हैं। जैसे आते हैं ना आजकल सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि स्केलेटल मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इतनी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा, एक तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक सेल में ज़रूरी नहीं कि कोई भी ऑर्गेनल एक ही होगा, एक सेल में हर चीज़ बहुत 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 भी हो सकती है। हज़ारों माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, 0 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। यूजुअली सब में एक होता है,
बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्डियक मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई। फिर आ जाते हैं हमारी लिवर सेल्स। लिवर सेल्स यानी कि हिपेटोसाइट्स, इनका मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अभी अपन ने देखा कि लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट्स गो बैक, ये देखो लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था डिटॉक्सिफिकेशन, इसलिए लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मेन काम जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। इसलिए बोलते हैं ना जिनका लीवर ख़राब है उनमें टॉक्सिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी होता है, लिवर सेल्स का काम होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज और बाइल प्रोडक्शन। फिर एक और स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं एडिपोसाइट, इसको फैट स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है, लिपिड का बहुत सिंथेसिस होता है। जैसे ये सेल है तो इसका ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा, ये जो इतना पूरा खाली जगह है ये काला नहीं होता, ये ब्लैंक होता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल होता है। इसका मेन काम फैट स्टोरेज होता है, और जब एनर्जी की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है, तो यहाँ से फैट निकल के आता है, और शरीर में जो मोटापा होता है वो भी एडिपोसाइट की वजह से ऐसा होता है। देन वी हैव बोन सेल्स। बोन में दो तरह की सेल्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ड्रोसाइट, स्पर्म सेल्स, ओवम, फ्लैजिला, सीलिएटेड एपिथेलियम, और ना जाने कितनी सेल्स हो सकती है। प्लाज्मा सेल हो जाएगी, मेलेनोसाइट्स हो जाएगी, आपकी क्या बोलते हैं थाइमोसाइट्स हो जाएगी, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स हो जाती है। तो वी हैव एन का मतलब होता है बहुत, अनगिनत नहीं, बहुत। तो वी हैव एन नंबर ऑफ सेल टाइप्स in our body. Studying everyone is very difficult, so we discussed basically जो काम की चीज़ें हैं वो अपन ने पढ़ ली। अब आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी है जो रह जाती है, जो हमें और पता होनी चाहिए। सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। बट क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आते अभी, तो इसको पढ़ने का ऐसा कोई नीड नहीं है। अगर ज़रूरत लगेगी तो अपन इस पर पढ़ाई करेंगे। तो अभी हमारा सेल फिजियो और स्ट्रक्चर एक बेसिक टू मॉडरेट लेवल पे हो गया है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है। तुम्हारे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। चलो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ सर